डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको अपने पहले लेक्चर में विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, शांत विलयन, तृण विलयन क्या होता है, संतृप्त संतृप्त विलयन क्या होते हैं, इन सब की चर्चा किया था। उसी में एक शब्द आ गया था सांद्रता। तो हमने आपको ये बताया था कि सांद्रता क्या है। तब बताया था हमने कि विलयन के निश्चित आयतन या मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा या आयतन को सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलयन के निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा या आयतन को सांद्रता कहते हैं। अब इस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई विधियां हैं, जिनको दो भागों में बांट दिया गया है। यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं, सांद्रता यानी कि कंसेंट्रेशन को जो व्यक्त करने की विधियां हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। किस भाग में? तो पहला है भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड, और दूसरा है रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं। एक है भौतिक विधियां और दूसरा है रासायनिक विधियां, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड में तीन विधियां हैं। कौन कौन सा? तो प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता, भार प्रतिशत सांद्रता और आयतन प्रतिशत सांद्रता और पीपीएम सांद्रता। यानी कि चार हो गए। तब चार कौन कौन से? प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता, भार प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता और पीपीएम सांद्रता। उसी तरह से रासायनिक विधियों में, केमिकल मेथड में जो विधियां हैं वो है नॉर्मेलिटी, मोलरता, मोलैरिटी, मोललता, मोलैलिटी, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन से कहते हैं। तो ये रासायनिक विधियां हैं। इन सभी की हमें डिटेल में चर्चा करनी है, क्योंकि सभी के सभी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट लाइक नीट और जेई, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि भौतिक विधियां क्या है, रासायनिक विधियां क्या है, हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो भौतिक विधियों में हमने कहा आपसे कि भौतिक विधियों में प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता, भार प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता और पीपीएम सांद्रता। हम पहले इनकी चर्चा करें कि प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता क्या है, भार प्रतिशत सांद्रता क्या है, इन सब की चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता। प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। तो क्या होता है? तो परसेंट का सबसे पहली बात आती है, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मींस पार्ट ऑफ 100, 100 का भाग। परसेंट का मतलब ही होता है 100 का भाग, यानी कि 100 में कितना है उसी को परसेंट कहते हैं। जैसे आपने सपोज हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में साइंस में 100 में 100 मार्क्स का था, आपने 90 मार्क्स पाया, तो 100 में कितना पाए? 90 पाए, तो कहते हैं कि 90% मिला। तो 100 के भाग को परसेंट कहते हैं। और हमें इसी परसेंट को कंसंट्रेशन में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे? तो विलयन सॉल्यूशन जो है
उसका 100 ले लीजिए। अब 100 का मतलब कहेंगे सर क्या, 100 ml हो गया, 100 लीटर हो गया, 100 ग्राम हो गया, 100 किलोग्राम हो गया, जो भी हो, विलयन का 100 भाग ले लीजिए और उसमें उस 100 भाग 100 भाग विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, विलेय की कितनी, सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, तो उसी को परसेंट कंसंट्रेशन कहते हैं। मतलब विलयन के 100 पार्ट में 100 भाग में उपस्थित विलेय सॉल्यूट की मात्रा, विलेय की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा को परसेंट कंसंट्रेशन कहते हैं। मींस परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू विलेय का भार या विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा और इनटू, क्योंकि परसेंट की बात करने से क्या हो गया, 100 हो गया, तो परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू हो गया विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इनटू 100। जैसे एग्जांपल बताएं आपको, अगर कहा जाए कि कोई विलयन 15% है, 15%, तो 15% का मतलब क्या हो गया, तो 15% का मतलब हो गया विलयन के 100, अब वो ml में है, ग्राम में है, लीटर में है, 100 भाग कह दें हम, तो विलयन के 100 भाग में विलेय का 15 भाग उपस्थित है। अब अगर विलयन का 100 ml है तो विलेय का 15 ml है या 15 ग्राम है, जो भी है, तो विलयन के 100 ml में अगर 15 ग्राम है तो 15% हो गया, 20 ग्राम है तो 20% हो गया, यानी कि 100 में जितना उपस्थित होगा वो इसका क्या हो जाएगा, परसेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा, या उसी को परसेंट कंसंट्रेशन कहेंगे। तो एक बात होगी परसेंट कंसंट्रेशन की। अभी परसेंट कंसंट्रेशन हमने अभी आपको ध्यान दीजिए, तो हमने कहा कि विलयन के 100 ml में विलेय का 15 ग्राम है, तो 15 ml भी तो हो सकता है, तो जब ग्राम हो गया 15 ग्राम 15 ग्राम, तो उसे कहते हैं भार प्रतिशत। क्या कहते हैं उसको, भार प्रतिशत। तो अगर कहें कि भार प्रतिशत सांद्रता किसे कहते हैं, भार प्रतिशत सांद्रता किसे कहते हैं, आयतन प्रतिशत सांद्रता किसे कहते हैं, हम इसकी बात करें, सॉरी देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई, भार प्रतिशत की बात करें तो हम अब उसको अलग से डिटेल में वो करें, हम डिस्कस करें कि भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, उसको अलग से डिस्कस करें हम, भार प्रतिशत किसे कहेंगे। तो दूसरे सांद्रता की व्यक्ति भार प्रतिशत सांद्रता, परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट। तो भार प्रतिशत सांद्रता किसे कहेंगे आप, ध्यान दिएगा, साफ साफ शब्द आ गया, भार प्रतिशत, यानी कि अब यहां पे भार लेना है आपको, वेट द्रव्यमान जिसे कहते हैं, भार को हम द्रव्यमान भी कहेंगे, मास, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, या उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में भार प्रतिशत भी कह देते हैं, लेकिन वो है क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या है, तो क्या कहेंगे उसको। अब चूंकि यहां निश्चित हो गया कि भार है, द्रव्यमान है, तो अब यहां द्रव्यमान लेना है हमको, और प्रतिशत है तो 100 हो गया, मतलब कि विलयन के 100 ग्राम, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। जैसे यानी कि परसेंट बाई वेट इक्वल टू क्या हो गया, परसेंट बाई वेट इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का भार, यानी किसमें, ग्राम में, इनटू क्या हो गया, 100 हो गया, और इसको शॉर्ट में W/W लिखते हैं। मतलब
कि विलेय भी W और विलयन भी W, तो W बाई W लिखते हैं। तो भार प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत सांद्रता यानी कि परसेंट बाई वेट कहते हैं। तो अगर हम कहें कि 100% वाला भैया आपने कहा, तो क्या हो गया? विलयन के 100 ग्राम में, अगर कहें 10% है तो विलयन के 100 ग्राम में विलेय का 10 ग्राम उपस्थित है। तो विलयन के 100 ग्राम में जब विलेय का 10 ग्राम होगा तो उसे कहेंगे 10% बाई वेट, 10% बाई वेट कहेंगे। यानी कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा 10 ग्राम है तो 10% हो गया। लेकिन वही तीसरी बात आती है परसेंट में ही, यानी वहां परसेंट की बात किया हमने, अब परसेंट में हमने क्या कहा कि परसेंट में परसेंट बाई वेट हो गया या मास हो गया, और परसेंट बाई वॉल्यूम भी हो जाएगा। यानी कि दूसरी विधि क्या होगी? परसेंट बाई वॉल्यूम, यानी कि ये जो वेट या मास है इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो परसेंट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। परसेंट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ने आयतन, और आयतन में व्यक्त सांद्रता को कैसे कहेंगे, या आयतन में सांद्रता कैसे व्यक्त करेंगे? तो क्या कहेंगे? जैसे वहां आपने भार की जब बात किया था तो आपने कहा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, तो वैसे यहां क्या हो जाएगा? 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। ध्यान दीजिएगा, एक हमने कहा ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी कि ये जो है परसेंट बाई वेट के जगह पे परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो ये जो है क्या हो गया? ये जो विलयन का भार जो है इसका क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, किसमें? ml में। तो परसेंट बाई वॉल्यूम में क्या हो गया? विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, तो उसे आयतन प्रतिशत कहेंगे। लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं शब्द WYV। क्यों? क्योंकि यहां विलयन का आयतन है और यहां विलेय का भार है, तो भार के लिए W और आयतन का क्या हो गया? V हो गया। लेकिन इसी को अगर हम ये कहते कि विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, यानी कि जो विलेय का भार जो है इसके जगह पर भी ये हो जाता विलेय का आयतन और विलयन का आयतन और विलेय का भी आयतन हो गया। तो क्या हो गया? विलयन का आयतन ml में और यहां क्या हो गया? विलेय का आयतन ml में, तो यह भी आयतन प्रतिशत हुआ। लेकिन तब इसको W बाई V नहीं कहेंगे, तब इसको क्या कहेंगे? V बाई V कहेंगे। यानी कि आयतन में, यानी कि सांद्रता तीन तरह क्या हमने, एक W बाई W, एक W बाई V, एक V बाई V, तीनों परसेंट है। W बाई W, W बाई V और V बाई V, तीनों परसेंट है। अंतर क्या है कि विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा ग्राम में, तो W बाई W है। विलयन का आयतन ml में और विलेय की मात्रा ग्राम में, तो W बाई V है। और विलयन का आयतन ml में और विलेय का भी आयतन ml में, तब क्या है वो? V बटा V है। और तीनों में एक शब्द कॉमन है कि 100, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, तो भार प्रतिशत W बाई W हो गया। दूसरा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, तो आयतन प्रतिशत W बटा V हो गया। और तीसरा, 100 ग्राम विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, तो वो V बटा V हो गया। लिखा? तो अगर एक क्वेश्चन लिख दिया जाए कि 10% अब ब्रैकेट में V बटा V, 10% V बटा V से क्या समझते हैं आप? तो आंसर क्या होगा?
कि विलयन के 100 ml में विलेय का 10 ml उपस्थित है। 10% का मतलब क्या हो गया? 10% उपस्थित है। चूंकि V बटा V दिया है तो दोनों आयतन हो जाएगा, यानी कि विलयन का आयतन 100 ml है तो विलेय 10 ml है। लेकिन अगर वही 10% W बटा V लिख देता तब क्या हो जाता? तो विलयन के 100 ml में विलेय का 10 ग्राम उपस्थित है। विलयन के 100 ml में विलेय का 10 ग्राम उपस्थित है। और अगर वही 10% W बटा W हो गया तो क्या हो गया? विलयन के 100 ml में विलेय का W बाई W बात कर रहे हैं, तो विलयन के 100 ग्राम में विलेय का 10 ग्राम उपस्थित है। तो W बाई W दोनों भार, W बाई V विलेय का भार, विलयन का आयतन, और V बटा V दोनों का आयतन। तो ये परसेंट की बात हो गई। अब एक और आती है सांद्रता, और वो है ppm सांद्रता। उसकी बात करें कि ppm सांद्रता क्या होता है? ppm पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। ppm सांद्रता पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। तो क्या होता है? तो सबसे पहले मिलियन का मतलब, तो सब लोग जानते हैं मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख, यानी 10 में घात 6। 10 टू पावर 6 को 10 टू पावर 6 को मिलियन कहते हैं। और ये सांद्रता क्या है? ppm, यानी कि पार्ट पर मिलियन, यानी कि 10 लाख 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की भाग संख्या, यानी कि विलयन के 10 लाख भाग में विलेय का कितना भाग उपस्थित है? विलयन के 10 लाख भाग में विलेय का कितना भाग उपस्थित है? तो उसी को पार्ट पर मिलियन कहेंगे, ppm कहेंगे। यहां भी वही हो गया। अब विलयन ग्राम में है, विलेय भी ग्राम में है, तो क्या हो जाएगा? ppm W बाई W। कैसे इसको लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं ppm, अगर फॉर्मूला लिखे हम तो ppm सांद्रता इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भाग बटे विलयन का भाग और गुणे 10 टू द पावर 6, यानी कि विलयन के 10 टू द पावर 6, यानी कि 10 लाख 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय का भाग क्या कहलाएगा? ppm कहलाएगा। और वही भाग, ये अगर ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, तो ppm W बटा W हो जाएगा, यानी कि ये ग्राम में हो गया। विलयन का भार यानी कि द्रव्यमान ग्राम में, और यहां क्या हो गया? विलेय का भार, ये भी किसमें? ग्राम में। तो क्या हो जाएगा? ये ppm W बाई W हो जाएगा। अगर कहें कि ये का आयतन किसमें? ml में, और ये ग्राम में रह गया, तो क्या हो जाएगा? ये W बाई V हो जाएगा। और अगर ये भी आयतन हो गया, विलेय का आयतन किसमें? आयतन ml में, अब गुणे 10 टू पावर 6, तभी क्या हो गया? V बटा V हो गया। V बटा V हो गया। तो ppm सांद्रता क्या हो गया? विलयन के 10 लाख भाग 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय का भाग क्या कहलाता है? ppm कहलाता है। और ये भी 3 तरह का हो गया। क्या हो गया ये? W बटा W, W बटा V और V बटा V। ठीक है, तो ये ppm सांद्रता हो गई। और ये आपकी भौतिक विधियां हो गई। इसके बाद आती है बात रासायनिक विधि की। रासायनिक विधियां क्या है? तो रासायनिक विधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हम रासायनिक विधियों की बात करें, और रासायनिक विधियों में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलता की। नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो नॉर्मलता क्या होता है या नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करें हम। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। समझिएगा, हमने कहा कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को व्यक्त करते हैं एन से, यानी कि एन इक्वल टू हो जाएगा विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या अब बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। अब कहेंगे सर ये आयतन तो लीटर में होता है, नाप लेंगे। भार भी होता है तो ग्राम में तो तौल लेंगे। ये ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे तौलेंगे? तो ग्राम तुल्यांक संख्या तौल नहीं सकते आप, इसको आपको निकालना पड़ता है। कैसे? तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है विलेय का भार, किसमें? ग्राम में, अब बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। तो अब सवाल आता है सर भार तो ठीक है, तोड़ लिया हमने, ये तुल्यांकी भार कैसे पता चलेगा, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो फिर एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या है? तुल्यांकी भार बराबर, अगर परमाणु है तो परमाणु भार, या अगर अणु है तो अणु भार, और पूरे का बटा स्मॉल एन, यानी कि परमाणु भार बटे स्मॉल एन या अणु भार बटे स्मॉल एन। सवाल था कि स्मॉल एन क्या है? तो यहां स्मॉल एन बराबर अम्ल अगर है तो अम्ल के लिए अम्ल की क्षारकता, या अगर क्षार है तो क्षार की अम्लता, या अगर लवण है तो लवण की संयोजकता, या अगर ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया हो रही है, 11th में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण और अपचयन, तो वहां पर होता है या ऑक्सीकरण संख्या में कुल परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में कुल परिवर्तन, यानी कि N जो है वो अम्लता के बराबर या क्षारकता के बराबर या संयोजकता के बराबर या किसके बराबर? ऑक्सीकरण संख्या में कुल परिवर्तन के बराबर। यानी कि अगर क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है और उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो कितना परिवर्तन हुआ ऑक्सीकरण संख्या में, उसके बराबर होता है। अब कहेंगे कि सर ये अम्लता कहां से जानेंगे, क्षारकता कहां से जानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा,
अम्ल के लिए क्षारकता है। क्यों? क्योंकि अम्ल क्षार से क्रिया करता है, और क्षार के लिए अम्लता है। क्यों? क्योंकि क्षार अम्ल से क्रिया करता है। अब अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? तो उस अम्ल में, चूंकि अम्ल और क्षार की परिभाषा आपको पढ़ाई गई है, अम्ल वे होते हैं जो विलयन में H+ आयन देते हैं, आर्हेनियस की परिभाषा। क्षार वे होते हैं जो विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार। तो अम्लता और क्षारकता होती क्या है? तो इसी कहा गया कि किसी अम्ल द्वारा जितने H+ दिए जाते हैं, जितने H+ दिए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? क्षारकता कहते हैं। किसी क्षार द्वारा जितने OH- दिए जाते हैं, निकाले जाते हैं विलयन में OH- आयन, उसी को अम्लता कहते हैं। कैसे जानेंगे? तो जैसे अगर हम कहें कि अम्ल आपका है HCl, तो जब यह टूटेगा विलयन में तो क्या बनेगा? H+ और Cl-। तो कितने H+ बन गए? एक H+ बना। मतलब इसकी क्षारकता, कितनी हो गई? एक हो गई, क्योंकि ये विलयन में कितना H+ दे रहा है? एक H+ दे रहा है। अगर कहें कि H2SO4 है और पूछे कि इसकी क्षारकता बताइए कितनी होगी, तो क्या कहेंगे? टूटेगा तो क्या होगा? 2H+ और प्लस SO4 के ऊपर डबल माइनस, तो कितने H+ मिले? 2 मिले, और 2 मिले तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? क्षारकता बराबर 2 हो गई। उसी तरह से हम कहें कि NaOH है, टूटेगा तो क्या बनेगा? Na+ और OH-, तो कितनी OH- मिले? 1 मिला। मतलब अम्लता कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर 2 मिलते तो 2 हो जाती, 3 मिलते तो 3 हो जाती। और सामान्यतः अम्ल और क्षारक के लिए अम्लता 1 या 2 या 3 होती है। लेकिन बात आती है कि अगर लवण है वो, तो क्या होगा? जैसे लवण है NaCl, ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहा है। अगर हम कहें कि लवण है NaCl और पूछें इसके लिए N का मान क्या होगा, तो ये टूटेगा विलयन में, तो क्या बनेगा? Na+ और Cl-। तो चूंकि लवण है तो हमको चाहिए क्या? लवण की संयोजकता चाहिए। अब संयोजकता कैसे जानेंगे? तो Na+ का मतलब कि Na ने NaCl बनाते समय 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और संयोजकता की सामान्य सी परिभाषा बताई गई है आप लोगों को कि अक्रिय विन्यास यानी कि अष्टक प्राप्त करने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको संयोजकता कहते हैं। तो पूछें कि यहां पर संयोजकता कितनी होगी, तो 1 होगी। क्यों? क्योंकि Na की भी 1 है और Cl की भी 1 है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जितना धन वाले का होगा उतना ही ऋण वाले का होगा। किसी एक को जोड़ेंगे नहीं, किसी एक को लेंगे। यानी कि लवण की संख्या कितनी हो गई? N का मान कितना हो गया NaCl के लिए? NaCl के लिए N बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन वही कहें कि CaCO3 है, CaCO3, और पूछे कि N का मान क्या होगा, तो टूटेगा तो क्या बनेगा? Ca के ऊपर 2+ और CO3 के ऊपर 2-। तो कितना संयोजकता हो गया? 2 हो गया। तो N का मान क्या हो गया? 2 हो गया। N का मान 2 हो गया। अगर कहें कि Na3PO4 है, टूटेगा क्या बनेगा? 3Na+, अब प्लस PO4 के ऊपर 3-। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस कितने हो गए? 3, और माइनस में कितने हैं? 3। हमने कहा आपसे कि सॉल्ट में प्लस और माइनस की संख्या हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। और वही जो संख्या है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वही क्या होगा? N का मान हो जाएगा। तो इसके लिए N का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो
जितना H प्लस देगा वो N हो जाएगा अगर अम्ल है तो, क्षार है तो जितना OH माइनस देगा वो N हो जाएगा, लवण है तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज की संख्या जितनी हो जाएगी वो N का मान हो जाएगा, और कोई अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर आक्षरिक संख्या परिवर्तन जो है वो हो जाएगा। तो ये N का मान निकल गया, और जब N का मान निकल गया तो क्या निकल गया आपका, तुल्यांकीय भार निकल गया, और जब तुल्यांकीय भार निकल गया तो क्या निकाल लिया आपने, ग्राम तुल्यांक संख्या निकाल लिया, और जब ग्राम तुल्यांक संख्या निकल गया तो क्या निकल गया भाई, नामता निकल गई। तो अब अगर आपसे कहें कि नामता की पूरे के लिए पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे, ये तो लिखा है आपने, ये लिख लिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो नॉर्मलता की परिभाषा के फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो N बराबर यानी कि नॉर्मलता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार अब पूरे का बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो गया विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। और तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो परमाणु भार या अणु भार बटे N, और N क्या है, तो अम्लता क्षार के लिए, क्षारकता अम्ल के लिए, लवण के लिए संयोजकता, और अभिक्रिया अगर हो रही है, रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या में कुल परिवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, अब हो सकता है कि किसी विलयन जो है उसकी नॉर्मलता N का मान 1 हो सकता है कि N का मान N/2, नॉर्मलता N का मान 1 हो, N/2, या N बराबर 1/2 हो, N/10 या N बराबर 1/10 हो, N/100 या नॉर्मलता बराबर 1/100 हो, N/1000 या नॉर्मलता बराबर 1 क्या हो, 1000। तो ये जो विलयन है इनके लिए N का मान 1, N का मान 1/2, N का मान 1/10, N का मान 1/100, N का मान 1/1000 है, तो इनको एक नाम से जानते हैं क्या, तो अगर N का मान 1 है, N का मान क्या है, 1 है, तो उसे कहते हैं नॉर्मल विलयन। क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल विलयन। मतलब कि वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है, नॉर्मलता कितनी होती है, 1 होती है, अर्थात विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है। विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है, तो उस विलयन को क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं, या वह विलयन जो है नॉर्मल विलयन कहलाता है। तो उसी तरह से हम कहें कि अगर नॉर्मलता 1/2 हो गई तो उसे सेमी नॉर्मल, सेमी माने आधा, 1/2 हो गई, नॉर्मलता कितनी हो गई, 1/2 हो गई, तो उसे सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं। 1/10 हो गई तो डेसी नॉर्मल विलयन कहते हैं। 1/100 हो गई तो सेंटी नॉर्मल विलयन कहते हैं, और 1/1000 हो गई तो मिली नॉर्मल विलयन कहते हैं। यानी कि नॉर्मलता 1 तो नॉर्मल विलयन, नॉर्मलता 1/2 तो सेमी नॉर्मल विलयन, नॉर्मलता 1/10 यानी कि 1/10 तो डेसी नॉर्मल विलयन, नॉर्मलता 1/100 तो सेंटी नॉर्मल विलयन, और नॉर्मलता 1/1000 तो मिली नॉर्मल विलयन। ठीक है, अब अगर हम कहें कि कोई विलयन लिया आपने और उसकी कुछ नॉर्मलता है, मान लें कि नॉर्मलता उसकी N1 है, माना कोई विलयन है, माना किसी विलयन की नॉर्मलता
किसी विलयन की नॉर्मलता n1 और विलयन का आयतन जो है क्या है, v1 है। नॉर्मलता n1 है, आयतन क्या है, v1 है। विलयन को तनु किया हमने, तनु किया मतलब उसमें और पानी मिला दिया या विलायक और मिला दिया। जो विलयन उसमें विलायक यानी कि जल या विलायक और मिला दिया। तो जैसे ही विलायक मिलाएंगे तो आयतन जो v1 था, विलायक मिलाने पर यानी कि विलयन को तनु करने पर, विलयन को तनु करने पर आयतन क्या हो गया, v2 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलता भी तो बदल जाएगी। जब आयतन v1 था तो नॉर्मलता n1 था, तो जब आयतन v2 हो गया तो नॉर्मलता बदल जाएगी। तो मान लें कि नॉर्मलता जो क्या है, n2 है, तो n1 v1 बराबर होगा n2 v2 के, और इसे कहते हैं नॉर्मलता समीकरण। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। यानी कि विलयन को तनु करने के बाद जो समीकरण मिलेगा आपको वो n1 v1 बराबर n2 v2 मिलेगा, और समीकरण क्या कहते हैं, नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। एक चीज और बताया आपको कि मान लीजिए कि एक ही विलेय का दो विलयन है, एक की नॉर्मलता n1 और आयतन v1 है। दूसरा विलयन है, विलय एक ही है, चाहे चीनी है चाहे नमक है, जो भी है एक ही है। एक की नॉर्मलता n1 और आयतन v1, दूसरे की नॉर्मलता n2 और आयतन क्या है, v2, और दोनों को मिला दें। ध्यान दीजिएगा, एक विलयन की नॉर्मलता n1 है, दूसरे विलयन की नॉर्मलता n2 है, और जिसका n1 है उसकी आयतन v1 और जिसका n2 उसका आयतन v2, दोनों को मिला दिया हमने। तो जो विलयन बन जाएगा, तो दोनों का मिश्रण मिल गया ना, तो उस मिश्रण की नॉर्मलता यानी कि मिश्रण विलयन की नॉर्मलता दो विलयनों के मिश्रण की नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है n1 v1 प्लस n2 v2 बटे v1 प्लस v2, n1 v1 प्लस n2 v2 बटे v1 प्लस v2 हो जाता है। तो ये जो नॉर्मलता निकला वो दो विलयनों को, एक ही विलय के दो विलयनों को, ध्यान दीजिएगा शर्त है कि विलय एक ही होना चाहिए, यानी कि दोनों विलयन में या तो चीनी ही घुला हो या नमक ही घुला हो या बेंजोई का जो भी घुला हो, एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो दोनों विलयनों के लिए अगर मिला दें, जिनकी नॉर्मलता अलग अलग थी, उनको अगर मिला दें तो उस परिणामी विलयन का नॉर्मलता जो है वो n1 v1 प्लस n2 v2 बटे v1 प्लस v2 के बराबर हो जाता है। कि नॉर्मलता क्या है, इसकी बात हो गई। अब इस पर अगर हम कहें कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाए, कुछ सवाल लगाया जाए, तो कैसे लगाएंगे। तो मान लीजिए हमने कहा कि क्वेश्चन एक लिख रहा है, हम क्वेश्चन हम एक लिखे, एक न्यूमेरिकल लिखे, क्वेश्चन ध्यान लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। नॉर्मलता ज्ञात करें
और ब्रैकेट में दिया हुआ है Na इक्वल टू 23 और Cl इक्वल टू 35.5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लगाते समय, न्यूमेरिकल को लगाते समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले उस क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको नोट करिए। तो क्या दिया है, NaCl का भार, NaCl का भार कितना, 5.85 ग्राम, और उसको 250 ml जल में घोलने पर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो जल है यहां तो विलायक हो गया, और यहां क्या हो गया, NaCl क्या हो गया, यहां विलेय हो गया। यहां क्या हो गया, विलायक, जल विलायक है और NaCl क्या है, विलेय है। क्यों, क्योंकि NaCl घुला, और किसमें घुला, जल में। और हमने कहा सबसे आसान तरीका पहचानने का कि जो अधिक मात्रा में होगा विलयन में वो विलायक होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। देखिए NaCl कम है तो विलेय हो गया, जल ज्यादा है तो विलायक हो गया। तो ये विलायक का आयतन है और ये विलेय का भार है। तो कह सकते, तो विलयन का भार क्या होगा, तो सामान्य परिस्थितियों में विलायक का आयतन और विलयन का आयतन हमेशा बराबर होता है। विलायक का आयतन और विलयन का आयतन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कैसे, तो एक एग्जांपल दे आपको, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दीजिए, 1 चम्मच चीनी घोल दीजिए, तो क्या होगा, चीनी घोलने के बाद भी जो शरबत यानी कि जो विलयन तैयार हुआ वो 1 गिलास ही होता है। 1 गिलास 1 चम्मच नहीं होता है, 1 गिलास ही हुआ। सवाल आया कि सर तो वो चीनी जो 1 चम्मच मिलाया वो गया कहां, तो चीनी ने अलग से स्थान नहीं घेरा। वो हुआ क्या कि जो विलायक यानी जल के अणुओं के बीच में जो जगह था, अंतरा अणुक स्थान जिसे कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच बीच में वो स्थान ग्रहण कर लिया, इसलिए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि विलयन का आयतन और विलायक का आयतन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये याद रखेंगे, विलयन का आयतन और विलायक का आयतन हमेशा बराबर, लेकिन भार बराबर नहीं होगा, भार अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आयतन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये जो 250 ml जो जल है वही विलयन का आयतन हो जाएगा। विलयन का आयतन बराबर 250 ml इक्वल टू 0.25 लीटर, ये मिल गया आपको। और निकालना क्या आपको, नॉर्मलता आपको निकालना है। तो नॉर्मलता कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला लिखिए, रफ पे आइए, इतना नोट करें, रफ पे आइए और रफ पर लिखिए फॉर्मूला पहले। तो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का भार किसमें, ग्राम में बटे, ध्यान दीजिएगा, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार पूरे का बटे क्या है, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ध्यान दीजिएगा, तो विलेय का भार दिया हुआ है, विलयन का आयतन भी दिया हुआ है, लेकिन तुल्यांकी भार नहीं दिया है। तो हमने कहा रफ पे आइएगा। अब आप रफ पे क्या करिए, पहले तुल्यांकी भार निकालिए। तो तुल्यांकी भार हमारा क्या होता है, क्या होता है हमने, अब चूंकि NaCl अणु है इसलिए क्या आ जाएगा, अणु भार अब बटे N, N यहां NaCl है तो संयोजकता होगा। तो पहले क्या निकाले आप, अणु भार निकालें, तो NaCl का अणु भार। सवाल आता है कि सर ये कैसे निकलेगा, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि अणु भार कैसे निकलेगा।
तो अणु बनते कैसे हैं? तो आपको बताया हमने कि जब दो परमाणु, एक परमाणु है Na और एक परमाणु है Cl, जब दोनों मिल गए तो बन गया क्या? NaCl। सपोज ये है Na और ये है Cl और दोनों मिल गए तो अब ये क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। और ध्यान दीजिए, तो Na का भार दिया है कितना? इसका 23। Cl का भार दिया कितना? 35.5। तो ये 23, ये 35.5 और दोनों मिल गए तो बन गया NaCl। तो पूछे इसका भार बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसका भार धन इसका भार, दोनों को जोड़ देंगे तो NaCl का भार निकल गया। और चूंकि NaCl अणु है तो अणु भार हो जाएगा, और Na परमाणु था तो परमाणु भार हो गया। तो NaCl का अणु भार क्या हो गया? तो Na धन Cl। तो Na कितना है? 23 और Cl कितना है? 35.5, यानी कि कितना हो गया? 58.5 हो गया। ठीक है, तो ये अणु भार निकल गया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? N चाहिए। N माने संयोजकता। तो कैसे मिलेगा? तो आपको अभी बताया हमने कि लवण अगर है NaCl है तो इसको तोड़ दीजिए, टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो हमने कहा कि जो आवेश होगा, धन आवेश या ऋण आवेश, वही संयोजकता होती है, यानी कि N का मान वही हो जाता है। यानी कि तुल्यांकी भार तो क्या हो गया? तुल्यांकी भार बराबर 58.5 अब बटे 1, क्योंकि N का मान कितना है? 1 है, यानी कि कितना हो गया? 58.5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको नार्मलता निकालना है, तो विलेय का भार मिल गया, विलेय का तुल्यांकी भार मिल गया, और विलयन का आयतन मिल गया। तो नार्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नार्मलता बराबर, फिर लिख रहे हैं हम यहां, विलेय का, ये रफ में कहा, ये रफ पे करेंगे आप, विलेय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार पूरे का बटा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। क्या करेंगे? मान बोलते हैं, तो मान को रखिए। तो नार्मलता बराबर विलेय का भार कितना? 5.85 बटे तुल्यांकी भार कितना? तभी निकाला गया था 58.5, अब बटे आयतन 0.25। सॉल्व कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपका? ये आंसर निकल जाएगा, यानी कि नार्मलता निकल जाएगी। तो नार्मलता निकल गई। लेकिन एक चीज और आती है बात, और वो ये कि अगर ये आयतन जो दिया हुआ था, इसके जगह पर आयतन ना देकर के विलयन का भार दे दे और विलयन का घनत्व दे दे, तब क्या करेंगे? तो अगर भार और घनत्व दिया हुआ है तो हमें भार और घनत्व की सहायता से पहले विलयन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो वो आयतन कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में। ठीक है, तो बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू।